नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। नए कृषि कानून के खिलाफ तकरीबन 3 महीनों पहले किसानों का आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ। पंजाब से यह आंदोलन हरियाणा पहुंचा था और दिल्ली में यूपी के किसानों के साथ प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन अब इस प्रदर्शन का साइड इफेक्ट भी नजर आने लगा है। किसानों के आंदोलन में पश्चिमी यूपी के किसान मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ इस आंदोलन के बीच अब एक एक करके सामने आ रही पार्टियां खुद को सिकंदर साबित करने की कोशिश में लगी हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी लगातार महापंचायतों में हिस्सा ले रही हैं। मकसद बिल्कुल साफ है कि किसानों के जरिए अपनी पकड़ को बनाना है। दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन के बीच राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से जयंत चौधरी भी मोर्चे पर उतर आए हैं। इधर राकेश टिकैत किसान आंदोलन के बीच किसानों का बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने किसानों को नरम करने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर दांव लगाया है। लेकिन संजीव बालियान के विरोध में किसान उतर आए हैं, कृषि कानून वापस लेने की मांग की है और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी और किसानों के बीच झड़प भी हुई और ऐसा एक नहीं बल्कि दो बार हुआ है, जिसके साथ ही किसानों के आंदोलन में सियासी रंग भी नजर आ रहा है। वजह भी साफ है कि यूपी में आने वाले पंचायत चुनाव पर किसानों के आंदोलन का असर बिल्कुल साफ नजर आएगा और पंचायत चुनाव के नतीजे 2022 के विधानसभा चुनाव पर अपना असर भी जरूर डालेंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि किसान अगर सरकार की सुनने को ही तैयार नहीं तो फिर समाधान कैसे निकलेगा। यह सवाल भी उठता है कि किसानों के आंदोलन के बीच पश्चिमी यूपी का सिकंदर कौन बनना चाह रहा है। और ऐसे कई सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी 1 घंटे की पूरी बहस होने वाली है। इसमें आज हम ये चर्चा करेंगे और ये जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आखिर सिकंदर कौन बनेगा। सबने इसकी तैयारी की है, लेकिन अब चुनाव की बारी आ चुकी तो किसानों को कितना साधने की कोशिश हो रही है, आज हम इस पर मंथन करेंगे। और क्या किसान आंदोलन की आड़ में तमाम पार्टियां अब राजनीति को ज्यादा महत्व दे रही हैं, बशर्ते बजाय इसके कि किसानों के जो मुद्दे हैं उनको महत्व दिया जाए। सबसे ज्यादा अब यहां पर जो चलन है वो इस चीज का बढ़ा है कि किसानों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी पार्टी ही सबसे ज्यादा किसानों की हिमायती है और अगर किसानों की आवाज को कोई समझता है तो वो हम समझते हैं। पश्चिमी यूपी में सिकंदर बनने की होड़ में आपको एक बार बता देते हैं कि प्रियंका गांधी 4 महापंचायतों में अब तक हिस्सा ले चुकी हैं और आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी भी लगातार किसानों से मिल रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही चौधरी अजीत सिंह भी किसानों के समर्थन में लगातार मैदान में आ रहे हैं और बीजेपी ने खाप चौधरियों को मनाने के लिए संजीव बालियान पर दांव खेला, लेकिन यह दांव कहीं ना कहीं बहुत ही जटिल हो गया। यह कठिन इसलिए हो गया क्योंकि वहां पर झड़प हुई और पश्चिमी यूपी में कांग्रेस 27 जिलों की महापंचायत में शामिल होगी। यह कांग्रेस की एक बड़ी तैयारी है। लगातार प्रियंका गांधी पश्चिमी यूपी की 6 महापंचायतों में शामिल होंगी और साथ ही प्रियंका अब तक 4 महापंचायतों में हिस्सा ले चुकी हैं। आज उन्होंने मथुरा में हिस्सा लिया और यह लगातार संकेत दिया है कि वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक मोड में है। वो सुरक्षा के मोड में नहीं है, अपना बचाव करने के मोड में नहीं है, अपनी पार्टी के बारे में ब्यौरा देने के मोड में नहीं है, अब वो सवाल पूछने के मोड में आ चुकी हैं। प्रियंका लगातार जहां जहां भी जा रही है वहां पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं और ये योजना बनाई गई है कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि कम से कम उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में हम महापंचायत में हिस्सा लेंगे और प्रियंका गांधी 6 महापंचायतों में हिस्सा ले सकती हैं, ऐसा भी अनुमान लगाया गया है। ऐसी अटकलें सामने आई हैं और इसमें किसान आंदोलन पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है कि क्या किसानों के मुद्दे पर राजनीति अब बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। सबसे बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि अगर हर कोई राजनीति करने लगेगा तो फिर किसानों के मुद्दे की बात कौन करेगा। और अगर हर किसी को इस चीज की चिंता होगी कि हमारी तरफ किसानों का ध्यान ज्यादा जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो किसानों की मुख्य मांगें हैं, जो उनके मुख्य मुद्दे हैं, उनसे पूरा का पूरा विमर्श ही हट जाए। जो बहस छिड़ी हुई है एमएसपी को लेकर, जो बहस छिड़ी हुई है तमाम कानूनों को लेकर, जो बहस छिड़ी हुई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, कहीं वो इस तरफ न मुड़ जाए कि किसानों का असली हिमायती कौन है। और इसी में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरएलडी हो, हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि सरकार को अधिक से अधिक घेरा जाए किसान आंदोलन की आड़ में। और इसी की एक बानगी देखने को मिली मुजफ्फरनगर में, जब संजीव बालियान जाते हैं, एक शोक सभा में गए थे। उस पूरी की पूरी शोक सभा में जहां पर शांति रहनी चाहिए थी, एक दूसरे को वहां पर पूरी तरीके से सांत्वना देनी चाहिए थी, भावभीनी श्रद्धांजलि का माहौल था, लेकिन वहां पर झड़प हो जाना, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की राजनीति अब किसान आंदोलन में प्रवेश कर चुकी है। और पश्चिमी यूपी में सिकंदर बनने की होड़ के चलते लगातार जिस तरह की अटकलें सामने आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि मथुरा में भी किसानों की महापंचायत हुई। ब्रजवासियों से प्रियंका गांधी बोली हैं कि गोवर्धन पर्वत बचाकर रखिएगा, कल को सरकार इसे ना बेच दे। ये बड़ी बात प्रियंका गांधी ने आज अपने पूरे संबोधन के दौरान बोल दी है। तो एक तरह से
जो सरकार को पेश करने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही नकारात्मक स्वरूप में पेश करने की कोशिश है। हर तरफ यह कहा जा रहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है। प्रियंका गांधी ने आज जो मथुरा में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया उसमें भी उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने यहां पर बोला कि ब्रजवासियों से उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत बचाकर रखिएगा, कल को सरकार इसे न बेच दे। और तमाम इस तरह के हमले उन्होंने किए हैं। 9 फरवरी को सहारनपुर से किसान महापंचायत की शुरुआत की थी प्रियंका गांधी ने, उसमें पहली बार हिस्सा लिया था। उसमें शाकंभरी देवी के मंदिर में गई थी, आप सबको याद होगा। और उसके बाद फिर प्रयागराज पहुंची थी, वहां पर गंगा में डुबकी लगाई थी। तो एक तरह से हर तरह की तैयारी कांग्रेस भी कर रही है और समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही। तो लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगातार किसान आंदोलन का गढ़ बनता जा रहा है, उसका केंद्र बनता जा रहा है। और किसान आंदोलन में अब तक क्या हुआ यह हमने आपको बताया कि संजीव बालियान ने आरएलडी पर धक्का मुक्की का, मारपीट का आरोप लगाया। लेकिन आरएलडी के नेताओं का कहना है कि सबसे पहले जो मारपीट शुरू की वो इनके नेताओं ने शुरू की, इनके जो समर्थक थे उन्होंने शुरू की। और किसान महापंचायत में जिस तरह से तमाम नेता हिस्सा ले रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज यह भी है कि जो विमर्श का केंद्र है वो धीरे धीरे हटकर सियासत का स्वरूप पूरे तरीके से लेता जा रहा है। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट बैंक है उसको कब्जाने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि आरएलडी का भी जनाधार धीरे धीरे खिसक रहा था और अब आरएलडी को भी अब यहां पर दिखाई देने लगा है कि अगर वो सक्रिय हो जाएंगे तो हो सकता है राकेश टिकैत की आड़ में ही सही हमारा जनाधार धीरे धीरे किसानों के बीच में और मजबूत हो जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हम सिकंदर बन सकते हैं। कांग्रेस को भी यहां पर एक बहुत बड़ा मौका दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से संगठन के स्तर को लेकर, जनाधार के स्तर को लेकर उत्तर प्रदेश में सबसे विकट परिस्थितियां हैं कांग्रेस के लिए कि इतनी मजबूती से पार्टी कभी दिखाई नहीं दी है, इतनी सक्रिय कभी दिखाई नहीं दी है। लेकिन अब किसान आंदोलन के दौर में कांग्रेस को भी पूरा मौका है कि वो अपने जनाधार को, अपने जो उसका वोट तंत्र है उसको और भी मजबूत कर सकती है। और समाजवादी पार्टी काफी मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव को भी अब यहां पर कहीं ना कहीं इस चीज की कसक जरूर है कि अगर किसानों के बीच में उनकी पैठ और मजबूत हो जाए तो फिर शायद 2022 की राह बहुत आसान हो जाने वाली है। लेकिन सरकार इन तमाम चीजों को लेकर सचेत है, लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां पर किसान है कि उनकी बात समझने को तैयार नहीं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जो किसान नेता है उनका दखल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और इसमें अब तक प्रियंका गांधी भी 4 महापंचायतों में हिस्सा ले चुकी हैं और आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी भी लगातार किसानों से मिल रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह भी किसानों के समर्थन में मैदान में आ रहे हैं और वो भी लगातार जो खाप पंचायतें उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल वापस ही होने चाहिए। सरकार जो बोल रही है कि हम इसको होल्ड करेंगे उसकी भी नौबत नहीं आने देनी है, सरकार को ये वापस लेने ही पड़ेंगे। ये खाप पंचायतों ने अपनी जिद पकड़ी और जो किसान नेता हैं उन्होंने भी एक सुर में यही बात बोली है कि हमको होल्ड नहीं चाहिए, हमको कृषि बिल वापस ही दिलाने हैं। और ये सारी की सारी जद्दोजहद, जैसा कि आज हमने नाम दिया कि पश्चिमी यूपी में सिकंदर बनने की होड़, ये सटीक नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि इसमें किसानों के विमर्श से कहीं आगे बढ़कर अब राजनीति आ चुकी है। और इसीलिए आज हम पूरे के पूरे 1 घंटे की बहस में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिकंदर बनने की होड़ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ किसान नेता भी होंगे, देवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, सूर्य प्रकाश भी होंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। इनसे आज हम इसमें विमर्श करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसान आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, किस मुद्दे से शुरू हुआ था और कहां जा पहुंचा है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस पूरी बहस पर जुड़े हुए हैं, आपको एक बार उनसे पहले रूबरू करा देता हूं। अश्विन शाही हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र सिंह, किसान नेता, स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र जी। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सूर्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और अनिल दुबे, प्रवक्ता आरएलडी, हमारे साथ फोनो लाइन पर जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विन शाही, सबसे पहले आपके पास आते हैं। आपने तो कोशिश ये की थी कि संजीव बालियान जाएंगे, किसानों को समझाएंगे और जो गतिरोध है वो खत्म होगा, लेकिन वहां पर तस्वीर तो बिल्कुल उलट बन गई। आलोक जी, देखिए कुछ उलट नहीं बना है। संजीव जी वहां के सांसद हैं और हमने 4-5 दलों के एकजुट लोगों को के प्रत्याशी को उन्होंने हराया है वहाँ। तो वो लोग तो उनके वहाँ विरोधी होंगे ही होंगे। और किसानों के नाम पर आपने अभी बहुत बढ़िया हेडिंग दिया कि सिकंदर बनने की होड़, तो वहाँ पर उन 4-5 दलों में अब सिकंदर बनने की होड़ लग गई है। किसानों के कंधे पर चढ़ के कौन वहाँ पर सिकंदर बन जाएगा।
ये वहाँ का विरोध है। माननीय संजीव बलियान जी ने ट्वीट किया है, मीडिया को आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को उन्होंने बताया है कि वो किसी शोक सभा में गए थे और शोक सभा में उनके क्षेत्र में जाने से और लोग वहां पर जो है गाली गलौज कर रहे हैं और मार कर रहे हैं। उसके बाद मस्जिदों से बोला गया है उनके लिए कि आप इनके लोगों को मारो, भड़काया गया है। तो ये सब देखने और सुनने की बात है। इसकी जरूर जांच की जाएगी और बड़े निष्पक्ष जांच की जाएगी कि ये क्यों हुआ। कोई उल्टा नहीं पड़ा आलोक जी। हम किसानों को समझाने में कामयाब रहेंगे। अपनी चीज हमको वहाँ पहुँचानी है। जो ये 5-7 दल जो है भ्रम फैला रहे हैं वो किसानों के बीच में वही भ्रम हमको हटाना है, जो हट जाएगा। ये कांग्रेस के तो मतलब संकेत आपका ये है कि किसान आंदोलन की आड़ में जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो अब कहीं ना कहीं साजिश करने पर भी उतर आई हैं। एकदम उतर रही है, साजिश कर रही है। अब बताइए, 1.5 साल चुनाव लड़े हो गया मुजफ्फरनगर में, एक मकान भी लिया था शायद अजीत चौधरी जी ने। दिल्ली से तो मकान सरकार ने खाली करा दिया था, सांसद रहे नहीं। उस मकान में वो आज तक झाड़ू पोछा नहीं करा पाए। 1.5 साल बाद वहां पर अचानक याद आ गई उनके सांसद को कि उनके यहाँ वहां जाना है हमको। वहां वो जाते हैं। जयंत चौधरी जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, अब कुछ नहीं बचा है। चौधरी चरण सिंह जी के जो है नाम को अभी तक ये लोग भुनाते रहे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको तो खारिज कर दिया एकदम से। कांग्रेस कहीं है नहीं। तो ये लोग अपनी जमीन बचाने के लिए खास पंचायतों में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा आलोक जी। वो वहां के किसान भाई, आपने एक बात और बोला, बहुत अच्छी बात आपने बोला अपने ओपनिंग रिमार्क में कि हर कोई राजनीति करने पर किसानों अगर करेगा तो राजनीति किसानों की बात कौन करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ यही बात सत्य है कि किसानों की बात सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कोई नहीं कर रहा है। ये लोग सिर्फ अपनी बिगड़ती हुई गिरती हुई साख को बचाने के लिए, राजनीतिक जमीन जो खत्म हो गई है उसको फिर से स्टैंड करने के लिए ये लोग जो षड्यंत्र हो रहा है, चाहे वो किसानों के नाम पर हो और चाहे संजीव जी का वहां पर विरोध करके हो, ये वही लोग कर रहे हैं। ठीक है अजय जी तब से बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। अजय जी, आपको रास्ता दिखाई दे रहा है क्या कि सिकंदर इसी रास्ते से अगर हम गुजरेंगे तो हम जरूर बन जाएंगे? नहीं, शाही जी के उस बात पर मैं मुस्कुराने लगा कि शाही जी ने कहा कि सबसे ज्यादा ख्याल किसानों का भाजपा ही रखती है। वाकई बहुत ख्याल रख रही है। देखिए ना, 250 लोगों की जाने चली गई, एक शब्द मुंह से आवाज नहीं आई। शाही जी भी उसके प्रति संवेदना नहीं व्यक्त करेंगे। इनके बड़े नेता तो करते ही नहीं है, छोटे कार्यकर्ता भी करने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा किसानों का हित रक्षक कौन हो सकता है इस देश में? इससे बड़ा कौन हित रक्षक होगा जब उस ठंड हवा में, याद कीजिए जब पानी का वर्षा, उस पर ठंडी पानी का बोतल लोग बौछार कर रहे थे और उसको कितना बदनाम करने का प्रयास पूरे आंदोलन को किया। कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा है। क्या पाकिस्तानी, क्या अफगानिस्तानी, क्या चाइनीज और क्या माओवादी सब कहा था, पूरा देश देखा। कितना ख्याल रखते हैं, कांटे लगाए, कील लगाए। और अभी भी पूरे बाउंड्री जो है, हम जहाँ रहते हैं कौशाम्बी में संयुक्त से रहते हैं, रोज 2 घंटे लग रहे हैं। पुलिस ने जबरदस्ती सारा एरिया बंद कर रखा है। ये दिल्ली से आने में 2 घंटा हमारे घर के एक जो 3 मिनट का रास्ता है होता है, जबकि किसानों का उससे कोई लेना देना नहीं है। किसान जहां है वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर सारा खेल हो रहा है। पूरा दिल्ली को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करके आम आदमी को ये भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए भैया, किसानों के कारण एक प्रॉब्लम हो रही है। जब वो बैठे थे शुरुआती दौर में कोई समस्या नहीं थी, आज आएंगे आपके पास किसी को कोई समस्या नहीं है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगा, किसान अपनी हित की रक्षा और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि किसानों के हित में सरकार है तो अभी भी विनम्र आग्रह है माननीय मोदी जी से, भाजपा के सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम उनकी जो मौत हुई है 250, पहले तो उस पर संवेदना व्यक्त कीजिए, निष्ठुरता छोड़ दीजिए। देश के नागरिक हैं वो, किसान और आपकी राजनीति के हो सकता है कि दायरे में वो न आ रहे हो किसी कारण से, तो राजनीति कौन कर रहा है? पूरा देश इस बात को देख रहा है। नहीं बोलेंगे, शाही जी भी उनके प्रति संवेदना नहीं व्यक्त करेंगे। शाही जी चलिए कर भी दे, इनका दिल बड़ा होगा यदि तो, लेकिन इनके प्रधानमंत्री, इनके गृह मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री, कोई आज तक एक संवेदना का स्वर उन किसानों के लिए नहीं बोला जो 80 साल, 85 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल के नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक की जाने गई हैं। क्या ये किसानों के प्रति आपकी संवेदना दिखाती है? अब बात आती है मौलिक मूल्यों पर, नीतियों पर। जो नीतियां बनी थी अभी भी उठाइए, देखिए किस तरह 17 सितंबर संडे का दिन है जिस दिन वो कानून बना था, और कानून का नाम जो है, पहले कानून का ही नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स।
का ट्रेड एंड कॉमर्स आप कर रहे थे, इसी पर तो सारी अजय बात जी, थी, सारी बात थी। आप कहते हैं अजय जी उस पर आइए ना, सिकंदर बनने की आपकी तैयारी है कि नहीं है, इस पर आइए ना। नाम हमको मालूम है, इस पे हम आज से हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमको लगभग 80 दिन हो गए जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है। प्राइम न्यूज ने शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब हमने किसान आंदोलन पर चर्चा नहीं की यहाँ पर बैठकर। आप इस चीज पर आइए ना कि आखिर क्या अब इस पर राजनीति इतनी ज्यादा हावी होती जा रही कि किसानों के जो मुद्दे हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा कहा, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, भाजपा शुरू से ही इस पर राजनीति कर रही थी, कर रही है और करती रहेगी। यदि उसके अंतर्मन में थोड़ा भी ऐसा होता कि किसानों के हित की रक्षा करनी है, किसानों के अधिकारों को मानना है और किसानों के प्रति उसकी ईमानदारी से कोई प्रतिबद्धता होती, तो आज ये आंदोलन 80 दिन से ज्यादा होते नहीं और 250 लोग की जाने जाती नहीं। शुरू के दौर में ही इसको मान जाती, उनके सारे कम से कम सुध लेती और प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश में घूम घूम कर चुनाव प्रचार से लेकर और क्या क्या नहीं कर रहे हैं, कम से कम इन किसानों से डायरेक्ट बात कर लेते। एक बार डायरेक्ट बात नहीं की, क्योंकि उनको समझाया जा चुका है कि इसको करने से भाजपा का हित राजनीति जो है वो बंद होगी। यदि ये किया जाएगा तो उनके और उनके दो मित्र जो हैं उनसे नाराज हो जाएंगे। यदि किसानों की बात को मान ली गई तो देश की राजनीति में जो पैसे का राजनीति चल रहा है, जिसके बल पर पौंडीचेरी से लेके और मध्य प्रदेश की सरकारें गिराई गई, वो नहीं गिरेंगी, क्योंकि पैसे इनका स्रोत बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं राजनीति तो हो ही रही है, पूरा देश देख रहा है। अब किसानों के मुद्दों को लेकर के यदि हम आवाज उठाने का प्रयास करेंगे और अपने मंच से उठाने का प्रयास करेंगे, इसको आप राजनीति कहते हैं, विपक्ष की राजनीति, तो ठीक है, हम इस राजनीति को सहर्ष स्वीकारते हैं। और यदि किसानों के मुद्दे पर हमें लड़ना पड़ेगा, सड़क पर लड़े, संसद में लड़े, आम लोगों के बीच जाए, हम जाएंगे। क्योंकि सरकार की हठधर्मिता, दंभापन, अहंकार और कुंभकर्णी निद्रा को जगाना विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष का ये कर्तव्य है और यही राष्ट्र धर्म है। ठीक है, राष्ट्र धर्म को ठीक है, ठीक है। हमारे साथ अनिल दुबे जुड़े हुए हैं लगातार फोन लाइन पर। ठीक है, अनिल दुबे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे जी, जिस तरह से घटना हुई मुजफ्फरनगर में, एक सांसद अपने क्षेत्र में जाते हैं, शोक सभा थी और संयम दोनों तरफ से खो दिया गया, क्या ये होना जरूरी था? नहीं, दोनों तरफ से संयम कहाँ खो दिया गया? संयम वो जाकर के आरोप दोनों तरफ से है ना? नहीं, आरोप लगाने वाली बात नहीं। वो गए वहाँ, वो किसानों जो किसान उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे, कोई गन्ने का रेट अगर पूछ रहा है, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी इसके बारे में सवाल उठा रहा है, वो सवाल अगर उठा रहे थे तो इसमें गलत क्या है? उनके साथ मारपीट की गई, इसमें दोनों पक्ष कहाँ है? एक पक्ष ही दिखाई पड़ रहा है, एक पक्ष ने गुंडई करने का काम किया, एक ही पक्ष ने मारपीट करने का काम किया, दूसरा पक्ष तो सवाल उठा रहा था। सवाल उठाना भी लोकतंत्र में गलत है क्या? लोकतंत्र का गला ही घोट देना चाह रहे हैं। लोकतंत्र में लोगों की आवाज को दबाने का काम हो रहा है, ये तो गलत है, ये तो सरासर अन्याय है। अश्विनी जी, और उसके बाद मारपीट की जा रही किसानों के साथ। अश्विनी जी, इनका सीधा सा प्रश्न है कि आप लोकतंत्र की आवाज को आप दबा रहे हैं। एकदम बात जायज सुनने में आ रही है। अगर लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी दबा रही है, तो ये लोग लोकतंत्र के जो अभी तक सर्टिफाइड हत्यारे हैं कांग्रेस, उनका साथ क्यों दे रहे हैं? 77 में कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की, उससे बड़ा इस देश में, आजाद भारत में उतनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या कभी नहीं है। और अगर इन लोगों की बात मान ली जाए, आलोक जी, अगर ये लोग कोई भी काम किया तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। 26 जनवरी को किसानों ने जो मान मर्दन किया तिरंगे का, वो लोकतंत्र की हत्या में नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्रीय सरकार है, उसने 4 मांगों में 2 मांगे मान ली आगे बढ़कर बड़े भाई के रूप में, तो दो मांगे जो बची हुई हैं वो हठधर्मिता किसान छोड़े, वहां लोकतंत्र नहीं आता है। आज उसके पैरोकार बने हुए हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे कोई हो। प्रियंका जी कहती है कि देवेंद्र जी को आपत्ति है आपकी बात पर। गोवर्धन बचाइए। शाही जी सुनिए, आप सुनिए शाही साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी तथा प्रोपेगेंडा पार्टी का ये 26 जनवरी का प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है। आप लोगों को पता हो भाई, हमको तो हमारी पार्टी के बारे में सब पता है। तो उसमें दोबारा बहुत चीजें हो चुकी हैं, यही डिबेट हो चुका है कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ ऑलरेडी साबित हो चुका है। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, कांग्रेस पार्टी तो कहा जाता है कि दलाली खा
डकाती रही है, लूटती रही है, लेकिन वो बीजेपी के जेब से निकलता रहा है, वो दिखाई देता रहा है, हमेशा दिखाई देता रहा है। ये समझ लीजिए, भाजपाई पाक के लिए जासूसी करते पकड़े जाते हैं, नकली नोट छापते हुए पकड़े जाते हैं, चकला घर चलाते हुए पकड़े जाते हैं, दाऊद का फोन भरते हुए पकड़े जाते हैं, कोकीन की तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं। और कांग्रेस को दोष दिया था, कांग्रेस दोषी नहीं होती तो 70 साल का खूंटा उखाड़ करके आप यहां नहीं आ जाते। मैं बता रहा हूं, और आपने एक अवसर दिया है कांग्रेस को, वो लुटेरी पार्टी कांग्रेस जिसको आपने अवसर दिया है, और वही कांग्रेस है जिसने 172-73 हारे हुए सांसदों को अपने में मिला लिए थे। अब बात कर रहा था आधा कांग्रेसीकरण तो बीजेपी का हो चुका है, और आप दोनों आपस में लड़ते रहते हो। और राष्ट्रीय आप लोक दल की बात कहूं, लोक दल पहली बार बदलाव आया है, वही लोक दल है जो अहम बहम में लूटती रहती थी, अहम बहम में देखती रहती थी कि मैं जाटों का मसीहा हूं। अरे जाटों का मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब था, उनके नाम को आपने डुबोने का काम किया था। लेकिन शुक्र करिए, मनाइए कि इस समय आप अहम बहम से बाहर निकले हुए हो। तो शाहिद साहब ये मत कहिए कांग्रेस और बीजेपी अब दोनों एक ही सिक्के के पहलू हो, और अभी चल रहा था सियासत रंग में कौन इसमें फायदा ले जाएगा। जाहिर है सिकंदर पहली दफा किसान बना है, किसान सिकंदर है, उस किसानों के माथे पे आप लोग टीका लगाना चाहते हैं कि मेरा सपोर्ट कर दे। आप लोग कोई हितैषी नहीं हो, हितैषी होते तो संसद में जैसे आम आदमी पार्टी के दो सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री को घेर दिए थे, वैसे आप लोग घेरने काम करते। आप लोग एक दिन का टोपी लगा करके रोड पे उतरते हो, आप कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, आपको संसद में ललकारना चाहिए था। आप मत रोटी सेकने काम कर रहे हो। आलोक शुक्ला साहब सही बात कर रहे हैं, आप रोटी सेकने काम कर रहे हैं, इससे बाहर निकलिए, किसानों के लिए सोचिए। नहीं तो किसान अभी तो बहुत लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, देखिएगा सारे पार्टियों का हाथ से क्या होगा, किसान जिधर जाएगा मसीहा। थोड़ा सा आप सुन लीजिए मुझसे, अगर थोड़ा सा आप। ठीक है अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगा तुरंत। सूर्य प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, एक बार इनसे हम समझ लेते हैं कि सूर्य प्रकाश जी, जिस तरह से किसानों के विमर्श को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, सभी को यह था कि विमर्श होगा, आपस में टेबल में बैठकर बातचीत होगी, एक हल निकलेगा, किसान का भला होगा, पूरे देश का भला होगा। लेकिन अब चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर किसी की जिद यही है कि हमको ये किसान को समझाना है कि भैया अगर तुम्हारा कोई हिमायती है तो हम हैं देश में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आलोक जी। और कि जिस उत्साह से, जिस उमंग से जो किसान आंदोलन 3 महीने पहले शुरू हुआ था, वो अब उत्साह मुझे इधर दिल्ली में और खासतौर से जो गाजीपुर के बॉर्डर पे नहीं दिख रहा। अब अगर आप जाकर के उन आंदोलन वाली जगह को अगर आप देखेंगे तो शायद मुश्किल से बेमुश्किल से 100-150 किसान बैठे हुए। अब वो आंदोलन का जो मूवमेंट है वो दूसरी तरफ चला गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह की महापंचायत किए जा रहे हैं, वहाँ उसको फोकस ज़्यादा कर दिया गया। मैं अजय उपाध्याय जी के बात से बड़ा इत्तेफाक करता हूँ कि अब कम से कम रास्ता खोल देना चाहिए। जो NH-24 पे जिस तरह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस तरह की बैरिकेडिंग है और लोगों को असुविधा हो रही है, वो वाकई उसको खोल देना चाहिए। लेकिन शायद कहीं इसको संज्ञान में नहीं लिया गया। दूसरी बात, अब किसान आंदोलन रहा नहीं, अब उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक घुसपैठ हो गई है। हर पार्टी अपने तरीके से उसको मोल्ड करना चाह रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं या बीजेपी हो, सब अपने अपने तरीके से किसानों को बांटने का जो प्रयास कर रही है। मुझे लग रहा है ये आंदोलन को अब शायद टूट जाएगा। जो जिस तरीके से महापंचायत है, किसान के आंदोलन में शुरुआती दौर में आप देखिएगा तो बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखी और एक बड़ा क्राउड खड़ा किया, बहुत उस पर लोगों पूरे देश की नजर गई। लेकिन अभी क्या है कि उस NH-24 से हटकर वो उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव की ओर होते हुए चला गया। मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो सिर्फ किसान आंदोलन पे ही क्यों इन्वॉल्व होती हैं, दूसरी और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे क्यों नहीं घेरने की कोशिश करती हैं। अभी क्या है कि पका पकाया एक तरीके से एक आंदोलन है जो बहुत ही हाईलाइट हो गया है और उसको दूसरी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं हाईजैक कर लेना चाह रही है। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है। देवेंद्र जी, वास्तव में अभी सूर्य प्रकाश साहब कह रहे थे, बहुत ध्यान से मैं सुना। वहाँ मात्र 150 नहीं है, अगर कहिए तो लाइव आपका कैमरामैन वहाँ होगा, लाइव दिखा सकते हैं कि 150 लोग हैं। हाँ,
ये जालिम सरकार है, भारतीय जनता पार्टी एक जालिम सरकार साबित हुई है जो किलों की राजनीति करने के लिए चली है। और लेकिन अगर ये पार्टियां डफली बजाने के लिए रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं, चाहे समाजवादी हो, बसपा, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, लोक दल, जो भी हो, सारी पार्टियां तो डफली बजाने के लिए तो राजनीति करेंगी, राजनीतिक पार्टी हैं। लेकिन अगर ये जालिम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अगर किसानों की मांग नहीं मानी और निरस्ता दिखा रही है, बहुत ही दिल में उसके कालापन है। जो बिल कहा जाता बिल काला है, काला ही नहीं, लाल, पीला, नीला, हरा सब मिला दिया गया तब जाके काला बनता है, आपको सबको पता है चीजें। तो सारी चीजें उसमें समाहित हैं। तो ये जालिम सरकार वहां नहीं मान रही है चीजें, तो इस आंदोलन को थोड़ा सा विस्तार देने की सोचिए। पहले टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डरों पर चीजें हो रही थी, 2 बिकाऊ लोग नेता चले गए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप देखिए कि इस आंदोलन को बेहद रूप में, जैसे पहले भी मैं बताया था कि पूर्वांचल के किसान संगठित नहीं, छोटे छोटे 4-4 कट्ठा 2-2 कट्ठा के किसान हैं, जबकि यहाँ पे एकड़ के किसान हैं, तो यहाँ संगठित है, वहां संगठित नहीं है। अब ये आंदोलन टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से उठ करके अगर गांव में फैल रहा है तो आप इसकी ताकत देखिए। और जो जिसकी बात की कांग्रेस मर गई थी, लोक दल एक सीट के लिए तरस गई थी, बसपा के तो बोल ही नहीं निकल रहा है, समाजवादी पार्टी एक दिवसीय क्रिकेट मैच जैसे एक टोपी लगाकर निकल रहे हैं। वो लोग कहीं से कहीं कहा जाता है बिल से बाहर निकलने वाली चीजें करके अगर कुछ तमाशा दिखा रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, अपने को साबित कुछ करने की कोशिश करें, तो उनके लिए अचीवमेंट कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 700 जगहों पे चौपाल लगाने का कार्यक्रम की थी। वो 700 जगहों का चौपाल का आप नाम सुने क्या? 700 जगह पे कहीं कुछ लोग बैठे थे ना, आप आलोक भाई आप नहीं भी सुने होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का सुनील साहब अगर 700 जगहों का रिकॉर्ड देते हैं, मैं नाम बदल दूं, ठीक ना। तो 700 जगहों का चौपाल अगर हुआ होता तो बिका हुआ मीडिया, जो गोदी मीडिया कहा जाता है, वो हाईलाइट करके दिखा दिया होता, वो हाईलाइट करके दिखाता। लेकिन 700 जगह चौपालों का रिकॉर्ड नहीं है। तो यही मैं कहना चाहता हूं, अभी सिकंदर किसान है और इनको समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में किसान इनको जो रेड़िया चप्पलें घिसाने काम करते हैं ना, तो बाहर इनको निकलना पड़ेगा, चप्पलें घिसना पड़ेगा, किसानों के आगे झुकना पड़ेगा। ठीक है निरंजन जी, आपने लगभग सारे के सारे पक्ष आपने सुन लिए। आपने बीजेपी का भी पक्ष आपने सुन लिया, आरएलडी का भी, कांग्रेस का भी, किसान नेता का भी और वरिष्ठ पत्रकार का भी। आपको क्या लगता है जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो तस्वीर किस तरफ इशारा कर रही है कि इस समय किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति कहां जा रही है? देखिए आलोक जी, जो आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने जो विश्लेषण किया था वह इनसे काफी हद तक मैं इनसे सहमत हूँ। वास्तविकता क्या है कि ये जो किसान आंदोलन जिसको बोल रहे हैं, ये एक पंजाब से उठी हुई एक अमरिंदर सिंह की और कुछ लोगों का एक वो एक एजेंडा था, जिसके अंदर कांग्रेस नहीं कहूंगा, एजेंडा बताइए, इसके अंदर कामयाब हो गए। राजनीतिक विश्लेषक एजेंडा भी बोल दीजिए पहले। तीसरा मत बोलिए प्लीज, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। बिल्कुल बीच में बोलूंगा, आप गलत बोले नहीं दूंगा आपको यहाँ पे चले पे, गलत बटन नहीं देने दूंगा। राजनीतिक विश्लेषण है, विश्लेषण मैं भी बोलूंगा, उसको विश्लेषण को बताइए, जनता को बताइए, आपको जनता को बताना पड़ेगा। बीजेपी का छुपा एजेंडा नहीं चलेगा, कांग्रेस का छुपा एजेंडा नहीं चलेगा, यहाँ आपको बताना पड़ेगा। अपनी बात कर रहे हैं, आपने किया है, अपनी बात कर रहे हैं। देवेंद्र जी बोलने दीजिए उनकी बात। बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे मैं बीच में बोल रहा था क्या? गलत बोलूंगा, रोकूंगा, मैं पार्टी कौन से बात नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी का दलाल नहीं हूं, याद रखिएगा। आपको बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मैं पत्रकार से नहीं पूछूंगा, विश्लेषक से नहीं पूछूंगा, पार्टी के लोगों से नहीं पूछूंगा, और आपसे तो पक्का पूछूंगा। तो उनका जवाब तो पहले पूरा हो जाए। देवेंद्र जी जवाब तो हो जाए उनका पूरा, जवाब तो हो जाए पूरा। उनकी जब बात आ जाएगी तब आप फिर अपनी बात रखिएगा ना देवेंद्र जी, अभी तक उनकी बात ही नहीं आई। अपना विचार रखने के ऊपर सेंसरशिप है क्या यहाँ पे? बोलिए निरंजन जी, बोलिए। नहीं, ये डिबेट को डिरेल करने का तरीका ठीक नहीं है ये। नहीं बोलिए अपनी बात आप बोलिए। ऐसा आलोक जी, जब जितने प्रवक्ता अभी तक बोल के गए, मैंने किसी के बीच में नहीं टोका। नहीं बोला आपने, नहीं बोला, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात से सहमत नहीं है तो उसके बाद में काउंटर की है, ठीक है, उसके अंदर बीच में डिरेल क्यों कर रहे हैं ये? ठीक है बोलिए, आप पहले अपनी बात रखिए। जो मैं बोलना चाह रहा था कि कांग्रेस नहीं कहूंगा, अमरिंदर सिंह अपने एजेंडे में कामयाब हो गए। अब यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सिचुएशन है राजनीति की? उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम मुस्लिम वर्ग कहते हैं। वो मुस्लिम वर्ग किसी ना किसी के साथ मिलकर के राजनीति चलाता है। यानी कि समाजवादी पार्टी के यादव मुस्लिम समाजवादी पार्टी का वोट बैंक हो जाता है, दलित मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक हो जाता है, और जाट मुस्लिम लोकल का वोट बैंक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आलोक जी, ये
किसान आंदोलन की बजाय एक जाट ओनर्स का एक सिस्टम हो गया, एक ये समझ लीजिए जाट प्राइड हो गया ये। तो इसका निश्चित रूप से लोकदल को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के कम से कम मैं 10 जिले कहूंगा, 10 जिलों के अंदर इसका बीजेपी को आज की तारीख में कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, भुगतना पड़ेगा। और ये जो राजनीति के अंदर जो कांग्रेस जो कर रही है, आप एक बात बताइए, आज किसान का बेटा भी समझदार है, आज किसान भी इतना समझदार है, सोशल मीडिया पे भी किसान है, क्या वो ये नहीं देखेगा कि अगर वो दोबारा से कांग्रेस को लेके आते हैं तो वही वाली बात हो जाएगी, दूध की रखवाली फिर से दिल्ली को बिठा दिया। क्योंकि पिछले 70 साल के अंदर 3.5 लाख किसानों ने जो आत्महत्या करी, किसके शासनकाल में करी? जब सन 1947 के अंदर देश आजाद हुआ था आलोक जी, उस टाइम यहाँ का जो कृषक समाज है वो अपनी खेती और पशुधन के आधार पे उसकी संपन्नता मापी जाती थी और वो सदन संपन्न कहलाता था। आज 70 साल के अंदर किसान सबसे निचले पायदान पे चला गया। क्यों चला गया? यहाँ की सरकारी नीतियों की वजह से चला गया ना। और पिछले 70 साल के अंदर बहुत ज्यादा मतलब लगभग 55-60 साल किसने राज किया है? प्रियंका गांधी की पार्टी ने राज किया है ना। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी? प्रियंका गांधी या उसकी पार्टी की बनेगी ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात है ये, और तीसरी बात आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आलोक जी। अजय जी आपके पास ही आऊंगा। तीसरी बात मैं और बताना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पास बहुत बड़ा नेटवर्क है और वो जो है वो हर चीज का पूरा भाग लगा रहे हैं। उनको ये चीज दिखाई दे रही है कि हमारे को पश्चिम उत्तर प्रदेश में नुकसान है, हमारे को पंजाब में नुकसान है, किंतु पूरे भारत के अंदर ये किसान आंदोलन कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इसका उदाहरण आज जो गुजरात के अंदर नगर निकाय चुनाव के अंदर जो नतीजे रहे हैं वो आप देख लीजिए। बंगाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लीड कर रही है आज की तारीख में चुनाव में, जिस तरह से ममता बनर्जी डिफेंसिव मोड पे आ रही है, वहां देख लीजिए। आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं कोई टक्कर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये किसानों का पूरे देशव्यापी किसानों का आंदोलन होगा तो आज हर जगह भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे होगी। तो आपका संकेत मतलब क्या है? आपका संकेत यहाँ पर ये है क्या कि अब ये किसान आंदोलन की जगह धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन बनता जा रहा है? निश्चित रूप से आलोक जी, ये राजनीतिक आंदोलन शुरू से इसके अंदर राजनीति इन्वॉल्व थी और ये आज हरियाणा के कुछ जिलों में और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आज ये किसान आंदोलन की बजाय ये जाट प्राइड हो गया। मेरी भी बहुत सारे फायदा किसको होगा? फायदा किसको होगा इससे? फायदा निश्चित रूप से लोकदल को फायदा हो रहा है इसके अंदर। हमारे साथ अनिल दुबे जी हैं। अनिल दुबे जी, इन्होंने ये आरोप लगाया कि जिस तरह से राजनीति हो रही है किसान आंदोलन के आड़ में, अनिल जी से अभी हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही जरूरी हो जाता है कि अगर यहां पर यह राजनीति हो रही तो आखिर इसमें फायदा किसका है? देवेंद्र जी आप पहले अपनी बात कहना चाहते थे, पहले आप बोलिए, उसके बाद फिर अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी ये नहीं बता पाए कि क्या किसानों ने किसी पार्टी का सपोर्ट किया है क्या, मतलब ये नहीं बता पा रहे हैं लोग। ठीक है, किसी पार्टी का प्रवक्ता बनना बहुत आसान है, उसके फेवर में बोलना बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बिल्कुल ये फेल हुए हैं। और राजनीतिक विश्लेषक में बिल्कुल मैं पौदार साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं, बड़े भाई हैं, लेकिन आपने सही तथ्य नहीं रखा। मुझे ये हर्ट है, कोई भी किसान किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया है, जबकि सबसे बड़े अगर कोई दोषी इसमें है तो भारतीय जनता पार्टी इन्होंने अवसर दिया है। जो पार्टियां चाहे लोकदल हो चाहे कांग्रेस हो, ये मरी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी बसपा अपना जनाधार बचाने के जद्दोजहद में लगे, तो अवसर किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने इसको अवसर दिया है। और आप इस वोट से नहीं, अरे आप कहते हो कि भीड़ से, आपके शाही जी कहते हैं, सॉरी तोमर साहब कहते भीड़ से हम कानून नहीं बदलेंगे। किस बात कर रहे हैं? अरे भीड़ तो आसाराम के भी हैं, आप इसको ना भूलिएगा। तब भीड़ से कुछ नहीं होता है, लेकिन भीड़ से बहुत कुछ होता है। सत्ता बदल जाती है। 70 साल का खूंटा कांग्रेस का कैसे उखड़ा आपको पता होना चाहिए। तो इसे अहम बहम में बीजेपी को नहीं रहना चाहिए। और प्रधान साहब, आप ये कम से कम आपसे आशा करेंगे, अगर आप एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बात कर रहे हैं तो एकदम निष्पक्ष बात रखिए। जैसे मैं किसी पार्टी के पक्ष की बात नहीं कर रहा, वैसे आपसे भी आशा करेंगे, पत्रकार से भी आशा करेंगे। छोटा सा उत्तर दीजिएगा। अगर गलत बोलेगा मैं तो ठोकूंगा भाई। छोटा सा उत्तर दीजिएगा निरंजन जी, छोटा सा। ऐसा है आलोक जी,
अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें वास्तविकता क्या है कि सरकार किसानों की हर बात मानने के लिए तैयार है, केवल एक चीज छोड़ करके कि वो ये है कि हम कानून को रिवील नहीं करेंगे। कानून रिवील नहीं करने का क्या कारण है वो भी आज सुन लीजिए। आज आपका राष्ट्रीय चैनल पे मैं इस बात को बताता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि कोई भी अगर ये कानून, निरंजन जी, अभी आप थोड़ी देर पहले आरोप लगा रहे थे कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को होगा। अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, हमारे जो इस समय राजनीतिक विश्लेषक हैं, इन्होंने विश्लेषण करके ये बताया कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होने वाला है, इसीलिए आप किसान आंदोलन में जानबूझकर इसको एक अलग रुख में ले जाने की तैयारी में हैं। देखिए आलोक जी, हम जानबूझ करके कुछ नहीं कर रहे हैं। हम किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, हम किसानों के लिए जीते हैं, किसानों के लिए मरते हैं। हमारा राजनीतिक एजेंडा ही किसान है, और किसान अगर परेशान होगा, किसान संघर्ष करेगा, किसान आंदोलन करेगा, तो हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे हमें उसको जिस रूप में भी लेने की बात हो। हम किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए करते रहेंगे, और जब तक किसानों की मांगे नहीं मान ली जाती, ये कानून वापस नहीं ले लिए जाते, किसान नेता को आपकी बात से कुछ जहां तक आपत्ति है, देवेंद्र जी हमारे से जुड़े हुए हैं, तब तक हम किसानों के लिए के साथ खड़े रहेंगे, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। हमारे लिए किसान सर्वोपरि है। किसान नेता आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, देवेंद्र जी। अनिल दुबे साहब सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कब तक आप सपोर्ट करेंगे? क्या जब तक भारतीय जनता पार्टी का आपके पास ऑफर नहीं आ जाता? क्योंकि पुराना रिकॉर्ड आपका बताता है कि जब जब ऑफर आता है तब तक बीजेपी के साथ गलबहियां कर करके आप उनके साथ चले जाते हो। तो क्या आप न्योता सोच रहे थे? आप, मुझे लगता है कितना लेट से आए, अगर आंसू नहीं बहा होता टिकट का तो आप वापस नहीं आते, चीजें नहीं करते। उससे पहले आप लोग कहां थे? आपके पास दुबे साहब, एक मिनट, आपके पास एक बहुत बड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैडर है, जिनको भी विश्लेषक साहब हमारे खुदा साहब कह रहे थे कि आपको फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि सारे बीजेपी को छोड़कर सारे पार्टियों को फायदा हो रहा है, अपने स्तर से लोग देख रहे हैं, लेकिन लास्ट में सिकंदर किसान बनेगा, किसान जिसके साथ जाएगा वही सिकंदर बनेगा। क्योंकि कहा जाता है कि राष्ट्रीय लोक दल जातों का एक राजनीति करती है, तो मुझे नहीं लगता है कि लोक दल सिर्फ जातों की राजनीति करती है। अगर जातों की राजनीति करती तो एक सीट के लिए रोने की नौबत इनको नहीं आती। आप याद करिए कि एक सांसद के लिए इनको मोहताज होना पड़ा था। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि विश्लेषक साहब का हो सकता है चीजें, तो मुझे लगता है कि सारी पार्टी इसमें लाभ लेना चाहती है, इसमें दो राय नहीं है। सुन लीजिए ना, उत्तर सुन लीजिए। हाँ, राष्ट्रीय लोकदल किसी से समझौता नहीं करता। राष्ट्रीय लोकदल का समझौता सिर्फ किसान से है, किसान के भले से है, किसान के हित से है। जहाँ किसानों का हित होता है, राष्ट्रीय लोकदल उसके साथ रहता है। हम किसी से समझौता न कभी किए हैं, न करते हैं। जब भी किया तब भी किसान के सम्मान के लिए, किसान के स्वाभिमान के लिए, किसान के भले के लिए वही समझौता किया, और उसी के लिए हम लोग काम करते हैं। समझौता किस चीज का हुआ है लेकिन अनिल जी, समझौता किस चीज का हुआ? समझौते में क्या क्या है? नहीं, हमारे लिए किसान का उसकी उपज का सही मूल्य मिल जाए, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले, किसान की आमदनी बढ़े, किसान का विकास हो, गांव गरीब का विकास हो। इसी से हमारा समझौता है। हमारा समझौता किसी और चीज से नहीं रहता। और ये इस तरह की बात है कि हम किसी से क्या समझौता करेंगे, उस समय की कोई जरूरत नहीं होगी। आज केवल हमारा समझौता किसान से है और किसान से ही रहेगा। अजय जी, आप बीच में कुछ अपनी बात कहना चाहते थे जब निरंजन जी अपनी कुछ बात रख रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो देवेंद्र जी चूंकि किसान नेता के तौर पे यहाँ उपस्थित हैं और किसान भी हैं, किसान का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनके प्रति एक बहुत ही सद्भाव है, प्रेम है। वो चाहे जो भी भाषा का प्रयोग करें, कांग्रेस भाजपा किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना होगा उन सबको कि कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हैं। मैं तो भाजपा को भी बार बार कहता हूं, लेकिन चूंकि भाजपा सरकार में है और उसकी मजबूरी है कि प्रधानमंत्री जी जिस डायरेक्शन को लेंगे उसी डायरेक्शन को भाजपा जाएगी। ये बात भाजपा के आम कार्यकर्ता को भी पता है कि ये चीजें जो है उसके विपक्ष में जा रही हैं, उसके पक्ष में नहीं है। क्योंकि भाजपा में भी बहुत सारे किसान लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के को फॉलो करने वाले किसान है और भाजपा में नहीं है। उन किसानों को हानि हो रही है व्यक्तिगत तौर पे, उन्हें भी पता है। भाजपा के लोग तभी लगाए गए हैं कि हर जगह अपने लोगों को किसी तरह समझाइए बुझाइए। आरएसएस के लोग सब जगह लगे हुए हैं। अभी कई पंचायत करने के भी प्रयास भाजपा के साथियों के द्वारा किया जाएगा ताकि किसी तरह से इस पूरे एजेंडे को डाइवर्ट किया जाए। लेकिन मुद्दा किसानों का है, और जो आम किसान है जिसमें
कांग्रेस के भी लोग हो सकते हैं, भाजपा के भी, सपा के, बसपा के, किसी के भी हो सकते हैं। जो किसानी करते हैं वो किसान हैं, हम भी किसान के बेटे हैं। हम आपके सामने जो जब यहाँ बोल रहे हैं कांग्रेस बाद में हम हैं, पहले हम किसान के बेटे हैं, देश के नागरिक हैं, तब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और उस हैसियत से यदि ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के हम पूछें और जानने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हृदय की आवाज यही आती है कि ये बिल जो है किसानों के हित में नहीं है, ये व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए बनाया गया। इस बात को सभी समझने लगे हैं। अब बात आती है, अभी शाही जी ने कहा कि 4 में से 2 कानून जो है लागू कर दिया गया। यही बात पोद्दार साहब भी कर रहे हैं। इस मामले में पोद्दार साहब का और शाही जी का एक मत है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे पोद्दार साहब जरूर बात कर रहे हैं और पुरानी सरकारों को जरूर कोस रहे हैं। लेकिन पोद्दार साहब ये बताइए, कांग्रेस ने कभी ऐसा बिल तो नहीं लाया। ठीक है, हमसे जो लाना तो आप भी चाहते थे, लाना तो आप भी चाहते थे ना, लेकिन हाँ उसको बीजेपी ने लागू कर दिया एक बढ़ा करके। हमारे प्रबुद्ध कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा, जबकि इनका 19 के घोषणा पत्र में देखिए दिखा रहे हैं, देख लीजिए। बीच में नहीं डिस्टर्ब करता हूँ, 2 सेकंड मुझे सुन लिया जाए। हाँ ठीक है, ठीक है। ये मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, आप दिखा सकते हैं अपने चैनल पर। और यही लाइन है जिस लाइन पर बार बार बोली जाती है कि कांग्रेस वही चीज लाती थी। आप पढ़िए जरा आप लोग, ऐसे नहीं है कि सिर्फ विश्लेषण ऐसा ही आके कर देना चाहिए। अजय जी, मैं उससे आगे की बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैं उससे आगे की बात दिलाता हूँ। मुझे चीजें अच्छे से याद रहती हैं। राहुल गांधी कुछ साल पहले संसद में खड़े होकर खुद बोल रहे थे कि अमेठी फूड पार्क बहुत ही अच्छी योजना होगी अगर उसको लाया जाता है। अब फूड पार्क क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर ही बेस्ड होता है। अब आज अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बीजेपी लेकर आ गई है तो आपको उससे आपत्ति है। उस समय वो चीज बेहतर थी, इस समय ये चीज खराब हो चुकी है। मुझे इसका आंसर देने दीजिए, 2 सेकंड, बिल्कुल, ज्यादा समय नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। फूड पार्क से न कांग्रेस को प्रॉब्लम है न किसान को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है उस फूड पार्क को संवैधानिक दर्जा जिस तरह से दे करके और लोअर कोर्ट में उस पर बात रखने की, बात एपीएमसी यार्ड बनाने पर, उस पर प्रॉब्लम कांग्रेस को भी है और किसानों को भी है। यार्ड के का मतलब है कि ये सिलो जो बनेंगे बड़े बड़े पूंजीपतियों के बनेंगे, ये स्टोरेज का जो हटाया गया है इस पर प्रॉब्लम है। और इसी के लिए मांग बार बार कर रहा है किसान भी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दीजिए। कांग्रेस भी कह रही है, सभी पार्टियां कह रही है। मुझे लगता है बुद्धिजीवी आप जैसे पत्रकार भी इस बात को सहमत होंगे कि इसको एमएसपी का दर्जा दिला दीजिए, फिर किसान उससे कम, किसान कहीं भी बेचे, एपीएमसी मार्केट में बेचे या ये सिलो अदानी और अंबानी के सिलो में बेचे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही तो मांग कर रहा है, कोई बड़ी मांग ही नहीं है। एक चौथे कानून बना दीजिए। तो इस पर रिजिड सरकार रही शुरू से, चूंकि सरकार को पता है वो कानून जैसे बनाएगी, जो 3 कानून बनाई है जिसके हित में बनाई है, हम 2 और हमारे 2 के हित में, वो फेल हो जाएगा उसका एजेंडा। ये जो 25 लाख करोड़ रुपए का जो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं मार्केटिंग का उस पर जो नजर है सरकार की, वो उसके ध्येय खत्म हो जाएंगे। किसानों के कल्याण के लिए किसान कहता रहा कि उसके इनकम का डबल कर दीजिए, सीटू पर उसको दे दीजिए, नहीं आप दे पाए, हम भी नहीं दे पाए थे। हम नहीं कहते हैं कि हमने दे दिया था, हमने प्रयास। अजय जी, आपसे मैं बहुत ही जरूरी बात मैं यहाँ पर आज मैं पूछना चाहूंगा। अजय जी, आपसे मैं बहुत जरूरी बात आज यहाँ पर पूछना चाहूंगा। आपने जिस तरह से अभी बात कही, हम 2 हमारे 2, मैंने ये अक्सर महसूस किया है कि जिन मुद्दों पर विमर्श होना चाहिए उस पर विपक्ष कभी विमर्श नहीं करता है। आप कुछ ऐसा स्लोगन लेके आते हैं कि पूरा का पूरा मुद्दा भटक कर कहीं और पहुंच जाता है, सिर्फ और सिर्फ तंज कसना प्राथमिकता रह जाती है। देखिए, मैं ऐसा मैंने क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर वो काला कानून है, आपके पास तमाम ऐसे नेताओं की लाइन लगी हुई है जो वकालत में अच्छा अनुभव रखते हैं, अच्छा उनका सियासी सफर रहा है। अगर आप उनसे चाहें, अगर आप उनका सही इस्तेमाल करें, अगर आप इसको काला कानून मानते हो तो आप साबित कर दीजिए ना जाकर सुप्रीम कोर्ट में। आप ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं। सिर्फ हम 2 हमारे 2, मोदी जी 16,000 करोड़ का प्लेन लेकर आए। आपकी भी तो कुछ भूमिका है ना विपक्ष के तौर पर। आलोक जी, कानून बनाने का अधिकार कोर्ट को नहीं है। कोर्ट को कानून के इंटरप्रिटेशन का अधिकार है, और जो प्रक्रिया अपनाई गई उस पर कोर्ट का सकती है। आप बिल्कुल उसी बिंदु पर आए जो मैं चाहता था। आप बिल्कुल उसी बिंदु पर आए हैं। अब आप बिल्कुल उसी बिंदु पर आए हैं अच्छा जी, जो मैं चाहता था। देखिए, बिंदु नहीं है, आप भी बुद्धिजीवी आदमी है, आपका दर्शक भी बुद्धिजीवी है और यहाँ पैनलिस्ट भी बुद्धिजीवी है। एक आदमी बता दे कि क्या कानून बनाने का अधिकार कोर्ट को है? कानून जो बनाया गया उसकी प्रक्रिया तो आप भी देखे, कैसे कानून बना, कोरोना के समय लाया गया,
संडे को उस पर लोकसभा में जो बहस नहीं होने दिया, आज सभा में ध्वनि मत से बात कराया, संसदीय समिति में नहीं जाने दिया गया। किसान जब 12-11 दौर की वार्ता किए तो वही सरकार उसके संशोधन पर तैयार हो गई। इसका मतलब गलती थी ना सरकार की? नहीं, बिल्कुल सही है अजय जी। आपने वही लाइन बोली जो कि मेरे जहन में है कि अगर संवैधानिक नियमों का पालन नहीं हुआ तो आज से बहुत साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि हम बताएंगे ना फिर कि कानून संवैधानिक लाया गया है कि नहीं लाया गया। आप उसकी मदद नहीं ले रहे। अश्विनी जी कुछ आपकी बात पर यहाँ पर रिएक्ट करना चाहते हैं? अश्विनी जी। जी आलोक जी देखिए, हमारे जो है अजय जी आ रहा हूँ मैं आपके पास आऊंगा। 2-3 मुद्दे मैं तो देवेंद्र भाई के बातों का जवाब देना चाहता था पहले, लेकिन मैं अब अजय भाई की बातों का जवाब दूंगा। अजय भाई ने बड़ा बढ़िया फूड पार्क को कहा कि संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन्होंने 2 संवैधानिक दर्जा दिया है, पंजाब में इनकी सरकार है, नेस्ले को और पेप्सी को इन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। दूसरा 5 अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जेल जाने का संवैधानिक दर्जा इन्होंने दिया है किसानों के लिए, जो कि भारत की सरकार ने जो नया बिल लेके आई है नए कानून में कहीं कुछ नहीं है ऐसा। हमने तो ये कहा था कि आपको अगर क्या नाम है अदालतों में मुकदमे लंबित रहते हैं उसके लिए आप एसडीएम के पास ही तो आप सुलह करा लीजिए। तो इन लोगों ने, किसान भाइयों ने माना कि चलो भाई नहीं हमको कोर्ट में जाना है, तो हम सभी तैयार हो गए, हम एसडीएम के पास नहीं जाएंगे, हम कोर्ट चले जाएंगे। तो इनसे ये पूछा जाए। दूसरा इन्होंने कहा कि ये राष्ट्र धर्म है कि हम इनको जगाएं। भाई साहब, राष्ट्र धर्म का निर्वहन आप करें, आपको पूरा हक है, आपको मजबूत विपक्ष बनने का एक न्योता देते हैं हम लोग, लेकिन कम से कम उस लायक तो बनिए कि आप राष्ट्र धर्म निभाने के लिए हमको मजबूर कर सकें। हम जो कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं उसमें आप देश में जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अब मैं इसी में अपने देवेंद्र जी की बात को जोड़ूंगा। इन्होंने कहा जालिम सरकार है, लेकिन यही जालिम सरकार ने लाल किले पर 400 पुलिस वालों को लहूलुहान करने का काम किया। खालिस्तानी झंडे इनके आंदोलन में लहराए गए। हम लोगों ने कहा तो विपक्ष कहने लगा कि नहीं ये खालिस्तानी आंदोलन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, उसमें बहुत नहीं जाना है। 20-25 डिबेट में मैं आपको बिल्कुल बहुत चर्चा हो चुकी है। आंदोलन का विस्तार दिया जा रहा है। किसान नेता ने हमारे कहा, एक दिन यही किसान नेता कहते थे कि मैं किसी विपक्षी दल को अपने मंच पर चढ़ने नहीं दूंगा। तो वो तो आज भी बोल रहे हैं। इनके आज सबसे बड़े अगुआ नेता वो आज भी बोल रहे हैं, लेकिन देवेंद्र जी यहाँ पर आज भी वही बात बोल रहे हैं। बात कर रहे हैं आलोक जी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। बिल्कुल बोलिए। गले मिल रहे हैं लोगों से, और अगर भगाए जाने के बावजूद किसान खाप पंचायतों में प्रियंका गांधी जा रही हैं, अखिलेश यादव का फोन जा रहा है, जयंत चौधरी जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारे किसान नेता इनको भगा रहे हैं वहां से? ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन लोगों की भी एक लालसा है। जिस तरीके से सिकंदर बनने की होड़ आपने कहा, किसान नेता भी चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा वो कर ले। ठीक है देवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। अजय जी बिल्कुल छोटा सा उत्तर दीजिएगा। अजय जी छोटा सा उत्तर। नहीं रहे, आंदोलन खत्म हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति वोटों की हो रही है। ठीक है अजय जी, छोटा सा उत्तर। पार्टी ने कभी वोटों की राजनीति नहीं की, पूरे देश के लिए काम किया, पूरे देश के किसानों के लिए। अजय जी बोलिए। और आगे भी हम करते रहेंगे। जो है थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत हो रही है किसान आंदोलन में। किसान महापंचायत का मतलब ये नहीं है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आयोजित किया है और उसमें कांग्रेस के या किसी दल के नेता जा रहे हैं। हमारे जहां भी नेता गए हैं वो हमारे लोगों के द्वारा या आम किसानों के द्वारा आयोजित है। चाहे आज मथुरा में थी श्रीमती प्रियंका गांधी या इससे पहले सब जगह गई है। जो महापंचायत, जो किसान महापंचायत है, जो 24 दलों के नेता थे जिनसे प्रधानमंत्री जी के पूरी टीम मिलकर के बात करती थी, शाही जी की जो टीम मिलती थी, वो लोग जहां अपना आंदोलन करते हैं उनके नेता वो स्वयं जा रहे हैं। आंदोलन वही लोग कर रहे हैं और उनके पवित्र आंदोलन का पूरा हृदय से हम लोग का समर्थन है। लेकिन हम उनके मंच का कभी उपयोग नहीं करते क्योंकि वो किसानों का अपना इंडिपेंडेंट मंच है। लेकिन हम किसानों की आवाज उठाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते स्वतंत्र हैं और हम अपने बैनर पर, अपने मंच पर महापंचायत किसानों का करके और वहां पे किसानों के बीच जाकर सरकार की किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। ये क्या ये कार्रवाई नहीं है? यदि ऐसा करना अपराध है तो आप चाहे जितनी रोकने का प्रयास करें। अश्विनी जी कुछ आप पूछ रहे हैं क्या इनसे? अश्विनी जी
मैं ये कह रहा हूँ कि एक आंदोलन का इनका इंडिपेंडेंट मंच है। अभी झारखंड या कहीं से आया था एक न्यूज जिसमें बार बालाएं नाच रही हैं। ये आंदोलन है कांग्रेस का। कोई नहीं, दूसरा मुद्दा दूसरा मुद्दा देवेंद्र जी, चलिए ठीक है देवेंद्र जी, हम लोग नहीं घूम रहे हैं आपके। ठीक है अजय जी, उस पर इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है, छोड़िए। दोनों पार्टियां नचवाती हैं, सारी पार्टियां नचवाती हैं, दूध को धुला हुआ कोई नहीं, सब लोग नचवाते हैं। अभी शाही जी कह रहे थे विपक्ष का से गले मिल रहे हैं, नेता मिल रहे हैं। अरे भैया, सारा विपक्ष छोड़ दिए, गले से आपके मिलने के लिए हम तैयार हैं। अब एमएसपी मान तो लो, लिखित में दे दो गारंटी ना, क्या दिक्कत है? हम आप ही से तो मांग रहे हैं ना, कांग्रेस से मांग रहे हैं ना, सपा बसपा ना फलाना ठिकाना किसी ने मांग रहे, बीजेपी से किसान मांग रहा है। तो आप दे क्यों नहीं रहे? आपको गले लगाने के लिए तैयार है, उसी मंच पे आप जाओ तो सही। अब सोचिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बालियान साहब गुंडा पार्टी के मुखिया बन करके गुंडई कर रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, तो इसे किसान उनके साथ जाएगा? अरे आपके गांव के हैं, घर के हैं, बगल के हैं, पड़ोस के हैं, अगर वो कुछ नारा लगा रहे हैं कि बालियान मुर्दाबाद, तो आपको उनके गले लगाना चाहिए, जाना चाहिए। जैसे अटल जी चीजें करते थे, अन्य नेता करते थे कि बिल्कुल गले लगाते थे। अरे जवाहरलाल नेहरू का तो एक गिरवान पकड़ ली थी महिला, उनसे कुछ सीखना चाहिए और शर्म आना चाहिए बालियान साहब को कि अपने जाट भाइयों को जूता से मरवा रहे हैं, डंडा से मरवा रहे हैं। तो इससे ये मत कहिए कि आप दूध के धुले हुए हो, और आप जाइए उस मंच पे जाइए, देखिए तो अपनी बात तो रख दीजिए, वहीं से रख दीजिए। सारे पार्टियां बात वहां रख रही है, लेकिन आप बात नहीं रख पा रहे हो। याद रखिए कि आपके 5-5 लोग 7 लोग किसी मीटिंग हो रही है, लोग आपको भगा रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। सोच कर बैठक पे आइए, थोड़ा सा पीछे हटिए, हट करके किसानों के हित के लिए सोचिए, नहीं तो ऐसे भगाए जाते रहोगे। याद रखिए। सूर्यप्रकाश जी, जिस तरह से देवेंद्र जी बता रहे हैं कि अगर विरोध हो रहा है तो आपको जाकर अपनी बात रखनी चाहिए, सरकार भी अपनी बात रख रही है, किसान भी अपनी बात रख रहे हैं, और विपक्ष भी लगातार बहुत ही मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा है। रास्ता क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए, जो गतिरोध पहले था, वो गतिरोध अब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इसका समाधान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि जिद जो किसानों की है कि या तो कृषि बिल वापस हो जाए या फिर इसी तरह से तकरार चलती रहे। आलोक जी, जिस तरीके से किसान आंदोलन पर को लेकर के जो राजनीतिक सियासत हो रही है, और जितना ही पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसान आंदोलन उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जिस एकजुटता से और जिस तरीके से किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, वो आंदोलन में अब बातें कम, पता चला कि पॉलिटिकल रंग ज्यादा रंग दिया गया, सियासी रंग ज्यादा आ गया। अब ऐसी स्थिति में हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन मांगों को लेकर किसान संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या उसकी बात हो रही है या कौन किसान की तरफ है, इस और कहीं ना चल जाए आंदोलन। और जैसे ही अगर इस तरह और जाएगा तो ये किसान कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। आप देखिए, पूरे आंदोलन का जो केंद्र बना हुआ है वो या तो पंजाब है, हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है। थोड़ा हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि पूरे भारत में किसान है, क्या दूसरी जगहों पे क्या स्थितियां हैं, और जो अदर स्टेट्स हैं वहां पे क्या किसान आंदोलन में इतना बड़ा इस तरह की चीजें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। हमें गौर करना चाहिए इस बात पे कि क्या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में क्या स्थिति है। जरूरी बात बोली आप। सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर के जो बहस चल रही है और जो आंदोलन की दिख रहा है कि जैसे बीच में ये भी हुआ था कि गुजरात में भी होगा, थोड़ा मूवमेंट बढ़ा भी था, लेकिन अब खबरें उधर से नहीं आ रही। तो ये बड़ा एक हमें हर पहलू पे गौर करना चाहिए कि क्या आंदोलन का केंद्र सिर्फ उत्तर प्रदेश रहेगा या देश के दूसरे किसानों तक जाएगा। बिल्कुल देवेंद्र जी, छोटा सा उत्तर दीजिए। हाँ। देखिए, किसान आंदोलन राजनीतिक नहीं है, तो जाहिर है जहां चुनाव होगा तो उसमें लोग बटेंगे, क्योंकि हम विकल्प आपके पास नहीं जा रहे हैं, विकल्प नहीं देने जा रहे हैं। तो जाहिर है जहां चुनाव होगा तो वहां किसान अपने हिसाब से काम करेगा। महत्वपूर्ण यह है कि सारे पार्टियां क्या इस बात पर सहमत हैं क्या कि किसानों को संगठित किया गया था? आज तक किसी किसानों को संगठित नहीं किया गया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश का छोड़ दिया जाए, एमएसपी का फायदा पंजाब का किसान ले रहा, हरियाणा किसान लेगा, 6% किसान अगर ले रहे हैं, कार्ड है, तो 94% किसान नहीं ले रहे ना। तो किस किसान को आप आशा करते हो कि वो किसान आएंगे, आंदोलन करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए किसानों को संगठित करने की जरूरत है, नहीं तो पार्टियां तो अपने किसान नेता पैदा की हैं। कांग्रेस का किसान नेता, उसके अपने किसान, बीजेपी किसान नेता, उसके अपने किसान, सपा के बसपा किसान नेता, उसके अपने किसान। पहली दफा ऐसा कि किसान संगठित हो रहा है, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, और संगठित करने के बाद देखिएगा क्या हसरत किसानों का ही राज आने वाला है, आएगा तो ये पार्टियां उनके ऊपर नतमस्तक होंगी। बोलिए निरंजन जी, आप अपनी बात रखिए। ऐसा आलोक जी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा
कि ये जो किसान नेता है ये एक आम किसान की, जिस तरीके से अभी जो सरकार दबाव में थी और जिस तरीके से आम किसान की जो ओरिजिनल जो समस्याएं हैं, जिनके अंदर मैं कहूंगा कि ट्रैक्टर पार्ट के ऊपर जैसे जीएसटी स्लैब हो, चाहे गन्ना का मूल्य हो, चाहे गन्ने का भुगतान हो, चाहे बिजली बिल का, बिजली अधिनियम का चाहे मामला हो, और चाहे पराली जलाने का मामला हो, इतनी सारी जो आम किसान के लिए इतनी सारी समस्याएं थी जिसको ये इस आंदोलन के अंदर ये सरकार को मनवा सकते थे, किंतु इन्होंने अपनी जिद और एक अड़ियल रवैये की वजह से कि केवल हमें रिवील करवाना है। और आपको ये मैं बता दूं आलोक जी, अब ये सबको दिखाई दे रहा है कि जब किसान आंदोलन अपने पीक पे था, अब वो पीक खत्म होता जा रहा है, और जब पीक पे सरकार अगर रिवील के लिए नहीं मानी तो सरकार रिवील के लिए नहीं माननी, और ये एक आम किसान का दुर्भाग्य। निरंजन जी सवाल तो लेकिन ये भी है ना, निरंजन जी सवाल तो ये सुनिए ना, एक ये जो इसी से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है कि अगर ये पीक खत्म हो चुका है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर जमावड़ा किस बात का है? ऐसा आलोक जी, अब ये राजनीति की धरा पे चल पड़ा है, और ये राजनीति की बहुत बढ़िया कानून है, तो बीजेपी फायदा क्यों नहीं ले रही पश्चिम उत्तर प्रदेश में? सबसे ज्यादा नुकसान इसके अंदर आम किसान को होगा। ये जो अभी किसान नेता है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये जैसे कह रहे थे कि इस आंदोलन से किसान सिकंदर बन के निकलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल किसान नेता सिकंदर बन के निकलेंगे, आम किसान इसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी जिस तरीके से ये सरकार को टेबल पे लाते और आम किसान के लिए जो चीजें सरकार करने के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 किसान नेता हुए, बीएमसी और एक और साथी है, वो भी खत्म हो गए। देखिए, किसान नेता खत्म हो सकता, किसान नहीं खत्म होगा। गलत विश्लेषण मत करिए। किसान नेता कल था, नहीं रहेगा, आज है, नहीं रहेगा। एक किसान रहेगा, किसानों बात हमेशा चलेगी। बड़ा सुविधा देता, लेकिन वास्तविकता क्या है कि अपनी जिद की वजह से, अड़ियल वजह से, आपने देखा होगा 77 के अंदर जेपी आंदोलन के बाद में क्या हुआ, कुछ राजनीतिक दल और पैदा हो गए। 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद में क्या हुआ, सत्ता परिवार पार्टी की पार्टी पैदा हो गई। चलिए ठीक है, ये सारी बातें जनता जानती है, और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया। हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या किसान आंदोलन की आड़ में सिकंदर बनने की तैयारी तो नहीं है। जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, कहीं वो ये तो नहीं समझाने की कोशिश कर रही कि अगर देश में सबसे बड़ा कोई हिमायती है किसानों का तो वो हम हैं। इस चीज से किसानों को भी आगाह रहना है, जनता को भी आगाह रहना है और तैयार रहना है हर किसी की पहचान करने के लिए। साथ ही किसानों को सबसे ज्यादा तैयारी की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो उनकी समस्या थी वो वहीं की वहीं है, और सरकार को भी यह समझने की जरूरत है कि कम से कम अगर किसान कुछ मांग कर रहे हैं तो बैठकर एक मंच पर, एक टेबल पर बातचीत क्यों ना कर ली जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सब लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।